रही बात हमारी एसटी में ये ब्रोकपा क्यों आ गए, तो उस ज़माने में यहाँ के लोकल लोग जो होंगे, हमारा कोई पटवारी नहीं रहा होगा, हमारा कोई नायब तहसीलदार नहीं रहा होगा, तो उन्होंने ये नाम एसटी में ब्रोकपा लगाई। कौन सी कम्युनिटी ये ब्रोकपा है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के लोग इस ज़बान में काम करें, इस ज़बान के लिए काम करें, ताकि हम भी दिखा सकें कि भाई हम भी जो है एक जागी हुई कौम है। था पापुलियस तू बुझे दावो कुटो शदगी अशपुष्णुशो था पापुलियस। शीना तो मैंने बाद में लिखा। सर यूँ तो कहते हैं कि शीना लैंग्वेज जो मीठी और बहुत सख्त लैंग्वेज है, सर उसका कोई स्क्रिप्ट है? नहीं, कोई भी लैंग्वेज जो है वो सख्त नहीं होती। हम कहते हैं कि उस बूढ़ी ने क्या किया, अपने अंदर से, कपड़ों के अंदर से उसने ऐसे कपड़े बांध के ऐसे ऊपर से बांधा अच्छे से, पेट ऐसे उभर आया, कहा कि मैं इस साल प्रेग्नेंट हूँ, बच्चा होने वाला है। ये काफ़ी लंबा चौड़ा गीत था। इसमें ऐसे ऐसे इस्तियारे और इसमें ऐसे ऐसे मुहावरे जो इस्तेमाल हुए हैं इस गीत में कि वो हमारे शीना ज़बान के ज़रबुल मसल बन गए। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। आदाब नाजरीन, आप सबका खैर मकदम करती हूँ वॉइस ऑफ लद्दाख में। लद्दाख एक खूबसूरत वादी नहीं बल्कि मुख्तलिफ सकाफ़तों और ज़बानों का मरकज़ है। हर ज़बान यहाँ की पहचान, तारीख और मुकामी लोगों का जज्बात का इजहार करती है। इन्हीं ज़बानों में से एक ज़बान शीना है जो लद्दाख के तकरीबन 20% लोगों की मादरी ज़बान है। तो इस मौजू को गहराई से समझने के लिए और शीना ज़बान का मुस्तकबिल को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मास्टर शफी सागर, जो कि एक मशहूर लिखकार और पोएट है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि शीना का मुस्तकबिल क्या है और ये ऑफिशियल लैंग्वेजों के तनाज़े क्या है। और यूँ तो सर किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, फिर भी हम सर से जानने की कोशिश करेंगे उनके बारे में। थैंक यू सर आने के लिए। शुक्रिया। तो आपने, मेरा तारुफ़ ये है कि मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी है, सागर में तखल्लुस रखता हूँ। तो शीना ज़बान में और उर्दू ज़बान में पोइट्री भी करता हूँ, इसीलिए सागर तखल्लुस है। पेशे से मैं एक टीचर हूँ, तो वहीं पे द्रास में ही मेरी ड्यूटी है। तो मैं द्रास का बाशिंदा हूँ और शीना ज़बान के लिए काम करता हूँ। सर सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि एक गवर्नमेंट टीचर से एक पोइट और लिखकार का सफ़र कैसा रहा? जी मैम, दरअसल जो है ये पोइट का सफ़र जो है ये टीचर बनने से पहले ही शुरू हो चुका था। जब मैं 9th में मैट्रिक में पढ़ता था तब से मैं जो है टूटी फूटी शायरी करता था। तो ये एक शौक़ था, पहले से ही एक शौक़ दिल में था, लिखने का, किताबें पढ़ने का, या शेर व शायरी का, या अदब नसर लिखने का। तो ये एक शौक़ पहले से ही पैदा हुआ था। तो ये सफ़र टीचर बनने के बाद शुरू नहीं हुआ, टीचर बनने से पहले शुरू हुआ। हाँ, अलबत्ता टीचर बनने के बाद जो है ये निखर कर अच्छे से सामने आया। सर आपने जो है उर्दू में भी की है और शीना लैंग्वेज में भी की। सर आपने स्टार्टिंग कौन सी लैंग्वेज में की? स्टार्टिंग में मेरा उर्दू लैंग्वेज ही रहा। शीना से इतनी शिनासाई नहीं थी, शीना में काम नहीं किया। शुरू में मैंने आर्टिकल लिखता था या शेर व शायरी करता था, और रंगयूल के साथ जो कारगिल नंबर एक पेपर हुआ करता था उसके साथ मैं काफ़ी जुड़ा रहा। तो उसमें उर्दू में लिखता था, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी आगे जो है एक किस्म का पहचान जो है बन गई। तो उर्दू से ही मैंने शुरू किया, शीना तो मैंने बाद में लिखा। सर यूँ तो कहते हैं कि शीना लैंग्वेज जो मीठी और बहुत सख्त लैंग्वेज है, सर उसका कोई स्क्रिप्ट है? नहीं, कोई भी लैंग्वेज जो है वो सख्त नहीं होती। हाँ, अलबत्ता जो सीखा नहीं है उनके लिए लैंग्वेज थोड़ा मुश्किल लगती है, सख्त लगती है। तो शीना स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो शुरू में कहते हैं कि शीना को शारदा लिपि में, शारदा रस्मुल ख़त में लिखा जाता था। तो शारदा जो है हमारी कश्मीरी ज़बान जो है वो भी शारदा में ही लिखी जाती थी। तो उस ज़माने के जो पुराने जो रॉक जो उसमें लिखे होते हैं पत्थरों में, तो पत्थरों पे लिखा होता है, या पुरानी ज़माने में जो गिलगित में जो पुराने मोनोस्क्रिप्ट्स वगैरह मिले हैं तो कहते हैं कि वो शीना रस्मुल ख़त था।
तो अब वो शीना रस्मुल ख़त तरक हो गया। तो उसके बाद काफ़ी ज़माना गुज़र गया, शीना के लिए कोई रस्मुल ख़त नहीं, नया रस्मुल ख़त नहीं हुआ। तो इसके बाद हाल ही में कुछ सालों में जो है हमने जो है गिलगित में जो स्क्रिप्ट चलता था उसको एडॉप्ट किया और उसी पे हम लिख रहे हैं, ये पर्सियो अरबिक स्क्रिप्ट में कुछ वर्ड्स जो है जोड़ के। तो उससे पहले यहाँ हिंदुस्तान में भी एक स्क्रिप्ट चलता था, लेकिन कहीं कुछ खामियों की वजह से उस स्क्रिप्ट को जो है तर्क करना पड़ा। तो आज जो पाकिस्तान में जो स्क्रिप्ट गिलगित में जो लिखा जाता है, उसी स्क्रिप्ट में पूरा शीना बेल्ट जो है उसी में लिख रहा है। सर, जब आपने गिलगित की बात की तो जो हमारे द्रास में बोली जाती लैंग्वेज और जो गिलगित में बोली जाती, सर उसमें क्या डिफरेंसेस है, क्या वेरिएशंस है? हाँ, कुछ डायलेक्ट्स हैं। गिलगित एक अलग डायलेक्ट है, गिलगिती शीना कहते हैं। द्रास में जो बोली जाती है अस्तूरी शीना है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो डिफरेंट हैं, या हम में जो है द्रास में जो है बल्ती का पुर्गी का असर ज़्यादा है, उसके वर्ड्स इसमें शामिल हो गए हैं हमारे द्रास की शीना में। तो जो इसी तरह जो गुरेज़ में शीना बोली जाती उसमें कश्मीरी वर्ड्स का इन्फ्लुएंस आ गया है, कश्मीरी वर्ड्स बहुत सारे उसमें ऐड हो गए। तो गिलगित में जो शीना बोली जाती उसको प्योर माना जाता है। हमारे शीना बेल्ट में गिलगित की ज़बान को मरकज़ी हैसियत हासिल है, सेंट्रल लैंग्वेज माना जाता है। तो हर कोई कोशिश करता है कि गिलगिती भाषा को जो एडॉप्ट करे, लेकिन अस्तूरी भाषा और गिलगिती भाषा में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन इतना भी फ़र्क नहीं कि हम समझ ना पाएँ। सर, आजकल जो ऑफिशियल लैंग्वेजों का जो मुद्दा जो उरूज पे चल रहा है सर, उसमें जो है शीना को जो वो सेकंड पे रखा गया है, सर कहाँ तक दुरुस्त समझते हो? जी, ये एक बहुत बड़ा इशू है। इस पे अगर हम बात करें तो ये बहस जो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो शॉर्टकट में मैं आपको बताऊं कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो फर्स्ट ऑफिशियल सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जब रखते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों को ख्याल में जहन में रखा जाता है। मिसाल के तौर पर उस ज़बान की जिस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है उसकी पॉपुलेशन कितनी है, कितने लोग उस ज़बान को बोलते हैं, उसमें काम कितना हुआ है, अगर वो ज़बान है तो उसका लिटरेचर क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसमें रिटन फॉर्म में कितना उसमें जो है लिटरेचर मौजूद है, प्रेजेंट है। तो ये सारा कुछ देखा जाता है। तो ये देखने के बाद अब यहाँ पे हमारे खित्ते लद्दाख में दो ख़ानदानों की लैंग्वेज बोली जाती। लैंग्वेज का भी ख़ानदान होते हैं। हमारी शीना ज़बान जो है ये इंडो आर्यन फैमिली से बिलोंग करती है। बिल्कुल। तो जो बाकी लद्दाख में जितनी भी ज़बानें बोली, चाहे बल्ती हो, पुर्गी हो, लद्दाखी हो, ये सारे जो है तिब्बतो बर्मन फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो अब हम इनका रेशो देखेंगे। तिब्बतो बर्मन फैमिली के 2011 के सेंसस में शीना ज़बान बोलने वालों की आबादी का परसेंटेज जो है पूरे यूटी लद्दाख में 4% दिखाया गया है। तो 96% जो है वो बाकी तिब्बतो बर्मन ज़बानें बोली जाती हैं। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे लद्दाख में जो है लेह और कारगिल में एक बात पे मुत्तफ़िक हो गए थे कि लद्दाखी अगर ज़बान रखते हैं तो लद्दाखी ज़बान को लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। लेकिन लेह में ये एक चला कि नहीं जी, हम लद्दाखी नाम नहीं रखेंगे, हम नाम बूटी रखेंगे। तो उस पर एक दरार पैदा हो गई। अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो पुरिक के भाई हैं और बल्ती भाई हैं, वो दोनों एक होके उन्होंने कहा कि हमारी लैंग्वेज का नाम जो है बल्ती पुर्गी रखा जाए और लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए। तो अब तो हम 4% हैं, तो हम क्या, हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँचती। तो उसके बाद लेकिन बाद में हमने जब स्टडी किया बहुत सारे स्टेट्स का, तो ये एक महज एक पेचीदा बन रहा था मामला। लेकिन बाकी स्टेट्स में 3 ज़बानें सरकारी ज़बानें थी, 2 ज़बानें, 3 ज़बानें। तो हमने भी कहा लद्दाख छोटा सा एरिया है, 3 ही तो ज़बानें हैं, पुर्गी है, बूटी है, पुर्गी बल्ती है और शीना है। तीनों को फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज रख दीजिए, कौन सा मसला है। लेकिन जो हमारे जो पवन कोतवाल सर हैं, उन्होंने MHA में एक प्रेजेंटेशन दे दी बूटी लैंग्वेज को लेकर। तो उनके साथ यहाँ भी बात हो गई। तो उन्होंने कहा कि आप बूटी लैंग्वेज के मुकाबले में अपनी लैंग्वेज को लाइए, आप बहस कीजिए कि आपकी लैंग्वेज में कितना लिटरेचर है। वो कहते हिस्ट्री क्या है, बूटी लैंग्वेज के मुकाबले में आपके पास कितना कंटेंट मौजूद है,
बूटी लैंग्वेज तो कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है, स्कूलों में पढ़ाई जाती है, तो आपका पुर्गी बल्ती शीना कहाँ कहाँ पढ़ाई जाती। तो ये एक बहस का मुद्दा बना। तो हमने गुजारिश की है कि 3 ही तो लैंग्वेजेस हैं, तीनों को जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस रखा जाए। तो अगर नहीं रखते हो, शीना की पॉपुलेशन कम है, ऐसा कोई बहाना बनता है। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान जो है हमारा हिस्सा है, हमने कहा कि हमारी ज़्यादा आबादी बोलने वाले वहाँ मौजूद हैं, तो हम जो है मेजॉरिटी में हैं। तो हमने ये उनसे रिक्वेस्ट की है, तो फिर भी अगर हमारी बात पे गौर नहीं किया जाता तो हमने कहा कम से कम सेकंड में तो रखिए, ताकि हमारी ज़बान भी लद्दाख की शेड्यूल्ड लैंग्वेज में, रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज में शामिल हो। तो ये हमने कहा है। अच्छा, ठीक है सर। जो शीना कम्युनिटी का स्टेटस कहाँ पे देखते हो, एजुकेशनली, पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली? हाँ, शीना जो द्रास एरिया है ये एक बैकवर्ड एरिया माना जाता था पहले, क्योंकि काफ़ी मुश्किलात थी, सर्दी ज़्यादा थी, बर्फ़ ज़्यादा थी, तो पढ़ने में जो है कारगिल का भी कम्पीट नहीं कर सकता था, फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोचिंग सेंटर्स नहीं थे, तो काफ़ी बैकवर्ड एरिया है द्रास जो है एजुकेशन के मामले में। पहले थोड़ा बहुत था एजुकेशन, अब तो काफ़ी बैकवर्ड हो गया है। बहुत सारे रीज़न्स हैं इस बैकवर्डनेस के भी। तो इकोनॉमिकली ठीक है, क्योंकि द्रास में एक तो बच्चों को काम जो है अच्छा खासा मिल रहा है, एक अच्छी खासी आर्मी है जो जॉब प्रोवाइड करती है। इसके अलावा भी बच्चे जो है टूरिज़म सेक्टर में भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। आजकल बहुत सारे गेस्ट हाउस खोले हैं, होटल खोले हैं, तो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एजुकेशनली जो है अब डेवलप हो रहा है, लेकिन बीच में वो जो था नीचे चला गया था। सर, ये हम सुनते आ रहे हैं कि शीना कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बातें दिल पे नहीं रखती। सर, ये कहाँ तक सही है? हाँ, ये तो सही है, क्योंकि शीना जो स्पीकिंग जो दरद लोग होते हैं कहते हैं कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो बात बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं, जो भी आदमी आए उसके सामने बोलते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा डर भी रहता है, द्रास वालों के सामने बात करने से थोड़ा झिझकते भी हैं। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे जो हमारी खामियां हैं, जो हमारी गलतियां हैं, वो सामने बता देते हैं। वो ये नहीं देखते कि इससे इसकी दिल आज़ारी होगी, इसका दिल दुखेगा। जो हकीकत है वो सामने बता देते हैं, और एक बार बता दिया, मैं सोचता हूँ कि एक अच्छी प्रैक्टिस है। जब जो दिल में है वो सामने बता देते हैं, उसके बाद जो है दिल में कुछ रखते नहीं हैं। तो ये तो मैं तो अच्छा समझता हूँ ये, और ये हकीकत भी है कि वो द्रास वालों के अंदर ये जो है क्वालिटी जो है ये मौजूद है। अच्छा सर, ये ब्रोकपा और शीना का क्या माजरा है सर? अगर शीना और ब्रोकपा दो कम्युनिटी के लोग हैं, तो जो द्रास के जो लोग हैं उनके एसटी में जो ब्रोकपा क्यों लिखा जाता है सर? फिर ब्रोकपा तो एक द्रास जो आर्यन है, ये कोई भी आर्यन ब्रोकपा नहीं है, दर्द आर्यन। ये अगर इनका हम रेस देखेंगे तो ये जो है इंडो आर्यन हैं और दरद कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और हम शीना हैं या बटालिक में जो है वो भी ब्रोकपा नहीं है, वो भी शीना है। ब्रोकपा कहते हैं उन लोगों को जो इस इलाके में एक जो तिब्बतन नस्ल के लोग थे, उन्होंने हमें एक नाम दिया है ब्रोकपा, यानी पहाड़ों में रहने वाले। तो इसमें भी एक तासुब ये हुआ है कि खुसूसन उस आदमी को बोला जाता है जो शीना ज़बान बोलता है। हालांकि पहाड़ों में तो हमसे भी पहाड़ों में ऊंचे पहाड़ों में रहते हैं। हमारे तकपा उम्बा वाले देखेंगे कितनी ऊंची पहाड़ों में, सापी वाले ऊंची ऊंची पहाड़ों में रहते हैं। उनको ब्रोकपा नहीं कहा जाता है, उनको इसलिए नहीं कहा जाता है कि वो शीना ज़बान नहीं बोलते। तो शीना ज़बान जो बोलता है उनको यहाँ का दिया हुआ एक नाम है, तो इसको हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। रही बात हमारी एसटी में ये ब्रोकपा क्यों आ गए, तो उस ज़माने में यहाँ के लोकल लोग जो होंगे, हमारा कोई पटवारी नहीं रहा होगा, हमारा कोई नायब तहसीलदार नहीं रहा होगा, तो उन्होंने ये नाम एसटी में ब्रोकपा लगाई। ये कौन सी कम्युनिटी है? ब्रोकपा है। तो ब्रोकपा हमारा रह गया। हालांकि हमारे जो गुरेज में जो शीना ज़बान बोलते हैं उनकी एसटी में दरद शीन लिखा हुआ है, दरद शीन। तो अब कहते हैं कि अब हमारे लोग भी इतने जागरूक नहीं है, जागे हुए नहीं है, तो कहते हैं कि एसटी जो है आप किसी भी उससे ले सकती है। एसटी एक फॉर्म होता है जिसमें टिक लगाना होता है। अगर आपने ब्रोकपा में टिक नहीं लगाया, कहा आपने मुझे
शीना होना चाहिए एसटी में। तो कहते हैं कि वो एसटी जो है वहाँ से एक बार हमने कोशिश की इसको ख़त्म करने की, तो बहुत सारे माहिरीन से मिले, उन्होंने कहा कि आप जो है शीना के नाम से भी आप अपनी एसटी ले सकते हो। हाँ, आप उधर बोलना है मुझे ब्रोकपा नहीं लगाओ, शीना के नाम पे इशू करो, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इशू हो सकता है। अच्छा। तो ये इस तरह से ब्रोकपा रहा है। उस ज़माने में जो यहाँ तिब्बतन जो या पुर्गी या लद्दाखी कोई ऑफिसर रहा होगा, उसने इशू किया है, तो वही एक कल्चर बना रहा है। सर ये आलमशेर की कहानी क्या है? शायद इसमें एक फेमस सॉन्ग भी जो हम सुनते आ रहे हैं, सर क्या हिस्ट्री आलमशेर की? आलमशेर मेरा जो ख़ानदान है आलमशेर ख़ानदान कहते हैं, उसी ख़ानदान से मैं बिलोंग करता हूँ। तो आलमशेर जो है उस ज़माने में, पुराने ज़माने में एक आदमी जो था वो काफ़ी पॉपुलर रहा काफ़ी। तो शाहसामुन जो राजा था उसकी ख़ानदान से बिलोंग करता था। तो कहते थे आलमशेर को कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उसकी औरत जो है कम से कम 40-45 साल हो गई, बूढ़ी हो गई, तो बच्चा पैदा करने की अहल नहीं रही वो। तो उसके बाद आलमशेर को लोगों ने कहा कि आप दूसरी शादी कीजिए, कम से कम एक बच्चा हो जाएगा तो आपकी ये जायदाद वगैरह संभाल लेगा, वारिस बन जाएगा। तो आलमशेर ने एक शादी करने का फ़ैसला किया। तो कहते हैं कि एक जगह उसने शादी करने का फ़ैसला किया, और जिस दिन वो शादी के दिन जब वो उस नई बीवी को लाने के लिए, दुल्हन को लाने के लिए पगड़ी बांधा, कपड़े पहने, घोड़े पे सवार हुआ और जो ही जाने का इरादा किया, तो उस बूढ़ी औरत ने, पहली बीवी ने एक खूबसूरत गाना गाया, गीत गाया। तो क्या हुआ, आलमशेर गीत गाने से आलमशेर इतना मुतासिर हुआ कि उसने वो दूसरी शादी करने का इरादा तर्क कर दिया, और वो घोड़े से उतरा, पगड़ी रखा और वो दूसरी शादी का इरादा तर्क कर दिया। तर्क करने के बाद अब लोगों ने उस औरत को कहा, कोसा आपने क्या किया, ये कम से कम इसको एक बच्चा पैदा होता। तो कहते हैं कि उस बूढ़ी ने क्या किया, अपनी अंदर से, कपड़ों के अंदर से उसने ऐसे कपड़े बांध के ऐसे ऊपर से बांधा अच्छे से, पेट ऐसे उभर आया, कहा कि मैं इस साल प्रेग्नेंट हूँ, बच्चा होने वाला है। लोगों को शोशा फैलाया, दिखाया। तो खुदा का करना कहते हैं कि उसी साल उसको एक बच्चा पैदा हो गया। अच्छा। हाँ। सर जो उसका सॉन्ग है सर, 2 बोल हो जाए उस सॉन्ग के, क्या था सॉन्ग? वैसे मेरी आवाज़ तो इतनी अच्छी नहीं है, तो कोशिश करता हूँ शायद याद आ जाए तो। ओ में दूधे आलामी वो दूधे उची शुशियूंगा आले तू बुझे दाओलो आलमशेर अशदा बनगी बोजोनो गया तू बुझे दाओ डीमई जिलगी अशपुष्णुशो थापापोलियस तू बुझे दाओ कुटो शादगी अशपुष्णुशो थापापोलियस। ये काफ़ी लंबा चौड़ा गीत था। इसमें ऐसे ऐसे इस्तियारे और इसमें ऐसे ऐसे मुहावरे जो इस्तेमाल हुए हैं इस गीत में कि वो हमारे शीना ज़बान के ज़रबुल मसल बन गए इस गीत में, है ना। हाँ, डिमे जिल कुटो शत अछोटा, ये सारे अल्फाज इसी गीत में हैं। इस गीत से निकल के ये क्या हो गए हैं, शीना ज़बान की एक ज़रबुल मसल बन गए। तो ये काफ़ी मशहूर हुआ था और इसी गीत की वजह से वो ये कहानी जो है मशहूर हुई थी। सर ये जो शीना लैंग्वेज है वो कहाँ से आया और कितने % है जो लद्दाख में ये ज़बान को यूज़ करते या बोली जाती है? शीना ज़बान की तो अपनी एक हिस्ट्री है कि ये जो है इंडो आर्यन, अगर हम पहले जाएं, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस होती हैं। कहते हैं कि एक कबीला ऐसा था दुनिया में, इंसान जो है वो साउथ अफ्रीका से आए। ये हिस्टोरियंस का मानना है कि सबसे पुरानी मम्मीज़ जो है साउथ अफ्रीका में मिली है। तो वहाँ से आके यूरोप पहुँचे। तो यूरोप में एक ग्रुप ऐसा था जो दरिया के किनारे किनारे रहना पसंद करता था, तो उनको इंडो यूरोपियन कहा गया। जब वो ईरान पहुँचा वो ग्रुप, तो उसमें से एक हिस्सा ईरान पहुँचा, तो
उनको इंडो ईरानियन कहा गया। वहाँ से जब भारत की तरफ आए, हिंदुस्तान की तरफ एक ग्रुप, उनको इंडो आर्यन कहा गया। तो उस इंडो आर्यन में से एक ग्रुप जो है शुमाली इलाक़ाजात की तरफ आया, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, तो उनको दर्द कहलाए वो। तो उन दर्दों की ज़बान जो थी वो शीना थी, दर्दों की ज़बान शीना थी। तो ये इस इलाके में पूरा फैल गए, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख से होते हुए द्रास, दानू, ये सारे पहुंच गए, फैल गए। तो वहाँ पे तो कहते हैं ये शीना ज़बान जो है ये बहुत पुरानी ज़बान है। जो संस्कृत की हम असर ज़बान, संस्कृत के ज़माने की ज़बान मानी जाती है। इसके बहुत सारे वर्ड्स वेदास में आपको मिलेंगे, शीना ज़बान के बहुत सारे वर्ड्स, और संस्कृत के साथ मेल खाती है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो संस्कृत के साथ मिलते हैं। इससे ये साबित होता है कि ये बहुत पुरानी ज़बान है। तो सर कितने % बोलते हैं यहाँ पे लद्दाख में शीना? लद्दाख में अब इसका अच्छे से सर्वे नहीं हुआ। 2011 की सर्वे अगर हम देखेंगे, सेंसिस 2011 के सेंसिस में लिखा है कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट में जितनी आबादी उसका 8% शीना बोली जाती है। हालांकि मैं मानता नहीं हूँ इस सर्वे को, क्योंकि इस सर्वे में दिखाया गया है, इसलिए नहीं मानता हूँ कि जो है लद्दाख, यूटी लद्दाख में जो है हिंदी बोलने वाले, हिंदू रिलीजन के लोग, वो शीना से ज़्यादा दिखाएंगे। ये तो एक मजाक हो गया। शीना आबादी बोलने वाले 35 गांव हैं, एटलीस्ट द्रास से, मटाइन से लेके यहाँ बड़गाम तक, जहाँ 60% से 100% शीना बोली जाती है। ऐसे गांव 35 हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितने हिंदू गांव हैं जो हिंदी बोली जाती है, प्योर हिंदी बोली? ऐसा तो लद्दाख में एक गांव भी नहीं है। बिल्कुल सर। तो मेरे हिसाब से जहाँ हमारा अपना तज्जिया है, 20 से 22% जो है शीना ज़बान जो है कुल आबादी का बोली जाती है यूटी लद्दाख में। तो ये मेरा अपना तज्जिया है। तो बाकी 2000 जो गवर्नमेंट के पास जो डाटा मौजूद थे, जो रिकॉर्ड मौजूद थे 2011 का सेंसिस है, उसमें कारगिल की आबादी का 8% और लेह की आबादी का 4% जो है शीना ज़बान बोली जाती है। सर इस ज़बान को प्रिजर्व रखने के लिए गवर्नमेंट की ओर से क्या आपको हेल्प मिलती है और आपने क्या काम किया आज तक? गवर्नमेंट की तरफ से हमने जो सबसे बड़ा जो हेल्प मिला था हमें, जब हम जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ थे, तो एक बड़ा काम हुआ था। 4वीं क्लास की, 5वीं क्लास, 6ठी क्लास और 7वीं क्लास के लिए टेक्स्ट बुक्स बनी थी, जो बहुत बड़ा काम, और स्कूलों में पढ़ाई जाती थी टेक्स्ट बुक। तो जब यूटी हो गया तो हमारी जो जम्मू कश्मीर बोर्ड से हमारे स्कूल जो है सीबीएसई की तरफ शिफ्ट हो गए। तो सीबीएसई में हो गए, तब सीबीएसई का अपना एक पैटर्न था, हमारी वो किताबें जेके बोस के साथ चली गई। तो अब हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान हो गया कि हमारी लैंग्वेज जो स्कूलों में पढ़ाई जाती थी वो ख़त्म हो गई। तो अब इस साल गवर्नमेंट ने जो है एक कायदा बनाया, हमने ही बनाया है एनसीईआरटी में जाकर। तो ये कायदा बना छोटे बच्चों के लिए, केजी क्लास के बच्चों के लिए प्राइमर एक बनी। उस प्राइमर का इनॉग्रेशन हमारे वज़ीर आज़म साहब नरेंद्र मोदी ने ख़ुद की, और इस साल जो है वो इंशाल्लाह हमारे स्कूलों में वो आ जाएगी। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये एक कदम उठाया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो है अवली, दूसरी, तीसरी के लिए भी इसी तरह टेक्स्ट बुक बने। तो ये हम चाहते हैं। बाकी काम तो होता है, हम अपने लेवल पे एकेडमी की तरफ से काम होता है, जो इस साल हमने जो है एकेडमी के इश्तराक से जो है 1 हफ़्ते के लिए शीना ज़बान सिखाने के लिए क्लासेस चलाए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे हैं जो यूनिवर्सिटी में भी कुछ हो रहा है काम वगैरह, स्टडी सेंटर्स वगैरह, उस पर भी काम हो रहा है। तो काम तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से सपोर्ट दे रही है। सर आप अपनी कम्युनिटी के लोगों को क्या मैसेज दोगे जो अपना कल्चर भूल रहे हैं आस्ते आस्ते? कम्युनिटी को यही मैसेज दूंगा कि आज हम देख रहे हैं, जब हमारी ज़बान को किसी जगह रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो बहुत कुछ परेशानियां आ जाती। कहते हैं तुम्हारी ज़बान में लिटरेचर कितना है, तुम्हारी ज़बान में फोक स्टोरीज़ कितनी हैं, फोक सॉन्ग्स कितनी है, इस ज़बान की हिस्ट्री क्या है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी कम्युनिटी के लोग इस ज़बान में काम करें, इस ज़बान के लिए काम करें,
ताकि हम भी दिखा सकें कि भाई हम भी जो है एक जागी हुई कौम है, हमारे पास भी एक लैंग्वेज है, इसमें लिटरेचर है, इसमें अदब है, इसमें डिक्शनरी है, इसमें ग्रामर है, ताकि कहीं पे जब हम अपनी लैंग्वेज को रखते हैं, सर हमारी लैंग्वेज के लिए भी जो है डिज़र्व करती है, तो उस वक़्त पूछा जाता है कि क्या काम किया है आप लोगों ने, ज़रा बताइए इसमें क्या क्या काम हुआ है। तो उस वक़्त हम हैरान हो जाते हैं। यह अपनी कम्युनिटी के लिए ही नहीं, हमारे पुरगी भाई जो हैं, हमारे बल्ती भाई जो हैं, इन सब को सोचना है, अपनी अपनी लैंग्वेज इसमें काम करने की ज़रूरत है। लैंग्वेज के लिए काम करना चाहिए ताकि पता चले कि शीना बोलने वाले, शीना जानने वाले भी एक जागी हुई कौम है और इनके ज़बान में भी बहुत सारा सरमाया जो है, बहुत सारा मटीरियल मौजूद है। सर यूँ तो आप एक लिखकर और एक शायर भी है, सर अपना एक कलाम पेश कीजिए हमारे नाजरीन को। तो वैसे तो उर्दू में एक कलाम पेश करता हूँ, ये गज़ल है। वीरान गुल सिता है कि फ़स्ल बहार में, वीरान गुल सिता है कि फ़स्ल बहार में, एक दर्द उठ रहा है दिले बेकरार में। खाए जो खार यार की छलनी हुआ है दिल, खाए जो खार यार की छलनी हुआ है दिल, आ अजल आ की हूँ मैं तेरे इंतज़ार में। जब से दुआएं अर्श से लौटी हैं बेअसर, जब से दुआएं अर्श से लौटी हैं बेअसर, एहसास हो चला है कि हैं किस शुमार में। दिल है कि मानता ही नहीं है कोई रफ़ीक, दिल है कि मानता ही नहीं है कोई रफ़ीक, दिल पे नहीं है ज़ोर न है इख्तियार में। दिल के वज़ू के बाद अगर ज़िंदगी रही, सजदे वफ़ा अदा करूँ, सजदा वफ़ा अदा करूँ तेरे दियार में। नेकी का जो सिला मिले वो नेक ही मिले, नेकी का जो सिला मिले वो नेक ही मिले। कटती है उम्र खिज़र इसी इंतज़ार में, कटती है उम्र खिज़र इसी इंतज़ार में। सागर है पुरसुकून दुआ दी फ़कीर ने, सागर हूँ पुरसुकून दुआ दी फ़कीर ने, बदले नसीब खैर हो अब के बहार में। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, आपने एक मौका दिया मुझे यहाँ आने का। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।